चैप्टर कौन सा आपका? चैप्टर नंबर 6। चलो, स्टाफिंग, नियुक्तिकरण, चैप्टर 6। करण, इंग्लिश में कहा जाए तो स्टाफिंग। बेटा ये चैप्टर आपके लिए बहुत काम का है। क्यों काम का? कि सर हमें जॉब कैसे मिलेगी, सबसे पहले हमें जॉब कैसे मिलेगी, और अगर हमें जॉब मिल गई तो हमारा प्रमोशन कैसे होगा, प्रमोशन होगा तो हम टॉप लेवल मैनेजमेंट तक कैसे जाएंगे, ये सब चीजें हमें इसमें पढ़ने को मिलेगी स्टाफिंग में। नियुक्तिकरण, नियुक्तिकरण स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? सही व्यक्ति को सही पद पर चुनना ही क्या होता है? स्टाफिंग होता है, नियुक्तिकरण होता है। लाइक खुद अपन एक प्रैक्टिकली एक चीज देखते हैं, बाद में करना बेटा, है ना, कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ता है थोड़ा बहुत मेरा। कि आप सब आए हो लाइक जॉब के लिए, और मैं यहाँ कंपनी का कौन हूँ? एचआर मैनेजर हूँ। एचआर मैनेजर मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो क्या करता है? मानवों को, इंसानों को ढूंढता, सही सही व्यक्तियों को ढूंढता और हमारी कंपनी में जॉब देता। ठीक है, तो मेरा काम है, एचआर मैनेजर का, मानव संसाधन प्रबंधक का कार्य है कि सही व्यक्ति को, मेरी कंपनी में सही व्यक्ति आए और सही पोस्ट उसको मिले। नियुक्तिकरण का सीधा सा मतलब है कि सही व्यक्ति को सही पद पर नियुक्त करना है, अपॉइंट करना, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे, कॉल्ड स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है स्टाफिंग से का मीनिंग, नियुक्तिकरण से आशय। पढ़ो इसका आशय, ये मिल गया आपको पेज नंबर 154 इंग्लिश मीडियम, 193 पे। देखो पहले हिंदी मीडियम में बता रहा हूं, ये लिखा, नियुक्तिकरण से आशय किसी भी उपक्रम के संगठन में रिक्त मतलब खाली पदों पर, है ना, योग और उचित व्यक्ति को नियुक्त करने से। योग मतलब अच्छा है, उचित सही व्यक्ति है ना, उसको नियुक्त करने से। अन्य शब्दों में पद के अनुरूप किसी व्यक्ति को कार्य पर रखना नियुक्तिकरण है। ठीक है, एक उपक्रम में संगठन की संरचना का निर्धारण हो जाने के बाद उसमें निश्चित किए गए विभिन्न पदों पर योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह संगठन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यहां तक कर लो बेटा, है ना, कार्य है। इंग्लिश मीडियम में बताओ, एक बुक मुझे दे दो इंग्लिश मीडियम। चैप्टर बड़ा है, आज और कल का टाइम लग ही जाएगा, है ना। यहां तक कर लो, है ना। स्टाफिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन विच इज, है ना, कॉन्ट्रैक्ट विथ फिलिंग द वेकेंट पोस्ट, खाली जगहों पर वेकेंट पोस्ट पे क्या करना, पोस्ट पोजीशन क्या करना, वेकेंट पोस्टिंग इन एन एंटरप्राइजेस विथ केपेबल एंड राइट पर्सन। केपेबल मतलब योग और सही उचित व्यक्ति को नियुक्त करना है। इन अदर वर्ड्स अपॉइंटिंग क्या, कॉम्पिटेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू द पोस्ट इज कॉल्ड स्टाफिंग। यहां तक तो यहां पर तो आपको पता चल गया कि स्टाफिंग मतलब हमें जॉब कब मिलेगी, जब हम योग्य हो ना, और जब हम सही पर्सन। लाइक मैंने एक अकाउंटेंट की पोस्ट निकाली कि मेरे यहाँ पे अकाउंटेंट की आवश्यकता है। ठीक है, आप सब अब आए तो आप सभी अकाउंटेंट के बारे में, अकाउंट के बारे में जानते होंगे तभी तो आए, लेकिन मुझे चाहिए कितना, एक। अब मेरे आप सब में से कौन चाहिए जो सबसे ज्यादा अकाउंट में योग्य है और सही भी है, तो मैं एक बंदे को क्या कर सकता है, स्टाफिंग पे कर सकता, अपॉइंट कर सकता हूं। तो योग और सही व्यक्ति को चुनने की एक प्रक्रिया होती है स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। तो आप समझ गए आपके कॉम्पिटिशन में कितने मिलेंगे। सर हम मैनेजमेंट में जाएंगे, एक मैनेजर 500 लोग आएंगे इंटरव्यू के लिए, आपको ही चुनेंगे, क्या है इसका रीजन। ठीक है, पढ़ना नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे सर हमारे पास परसेंट है, तो आप के बाकी सब भी मार्कशीट लेके ही आएंगे, सबके पास 80-90% वाले भी रहेंगे। कई बार ऐसा रहता 90% वाला सिलेक्ट नहीं हुआ और आपका 60% आप सिलेक्ट हो गए इंटरव्यू में। रीजन है कि आपके पास रिजल्ट के अलावा कुछ ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चुन सके। बहुत से ऐसे इंटरव्यू ले लिया जाता है,
कि यार मेरे पास एक बुक है, आपको सेल करना है, कैसे करोगे, है ना? सेल्स मैनेजर के लिए चले गए तो आपसे बता देंगे बुक है, सेल करना, सेल करके बताओ, ठीक है? या मेरा ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करना और मेरा प्रोडक्ट बेस्ट कैसा रहेगा, कोई सा भी एनालिसिस करने के लिए कोई टास्क दे देंगे वो प्रैक्टिकल, है ना? तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से आपसे इंटरव्यू फेस किया जाता है। स्टाफिंग का काम किसका रहता है? एचआर मैनेजर का। आपको बताया था ना मैंने, इन फ्यूचर जो एमबीए करते बोलते कि आपको एमबीए कौन सी ब्रांच से करना है। एचआर मैनेजर का मतलब क्या? मानव संसाधन प्रबंधन। ये क्या करता? मानव के को ही प्रबंध करता है। एक कंपनी में एम्प्लॉय कम या ज्यादा करना या अपॉइंट करना, ये सब डिसाइड कौन करेगा? एचआर करेगा, ठीक है? जो आपका इंटरव्यू लेता है वो एचआर मैनेजर रहता है, ठीक है? जो आपके अटेंडेंस रहेगा, जो आपको सैलरी रहेगा, मतलब ये सारा काम क्या करेगा? एक एम्प्लॉय का। आप कब छुट्टी लेना आपको, है ना, कितने टाइम की छुट्टी है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है ह्यूमन से रिलेटेड, वो क्या कौन करेगा? एचआर मैनेजर करेगा, मानव संसाधन प्रबंधन। इसे इंसान की, इससे एम्प्लॉयज की मेंटेलिटी को समझना रहता ज्यादा से ज्यादा। स्टाफिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, कम आते हैं, बहुत कम आती है इसकी, है ना? पढ़ लेना, वही मैनेजर का कार्य दिमाग से किया गया है। कंटिन्यू प्रोसेस स्टाफिंग। इसके बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, बेटा मैं वही चीजें बता रहा हूँ जो आपको आएगी ज्यादा, है ना? अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। प्रक्रिया देखो, स्टाफिंग की प्रोसेस एक बार आप पढ़ लो, आपको आ जाएगा समझ में ना। अपन को सिलेक्शन की प्रोसेस देखना है। वैसे ये 127 इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम 158 पे। अभी हमें पढ़ना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भर्ती। भर्ती को बोलते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्वायरमेंट नहीं बेटा, रिक्रूटमेंट होता है ना। डस्टर का गया, डस्टर उधर रखा क्या का? भर्ती, रिक्रूटमेंट। सोचो ना, पुलिस की भर्ती निकली, रेलवे की भर्ती निकली, भर्ती का मतलब सभी को बुला लो, भर लो। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब है लोगों को खाली बुलाना, है ना? सिलेक्शन अलग होता, चयन अलग है। रिक्रूटमेंट का मतलब है किसी जॉब के लिए, किसी पद के लिए लोगों को बुलाना, इनविटेशन देना है। केवल इनविटेशन की प्रोसेस को ही भर्ती कहा जाता है। आप बोला कि पुलिस में भर्ती निकली तो कितने लोगों ने फॉर्म भर दिया, लेकिन सिलेक्शन सबका हुआ क्या? नहीं। तो भर्ती का मतलब क्या होता है? योग्य एवं उम्मीदवारों को बुलाना, जॉब के लिए आमंत्रित करना, इनविटेशन देना ही भर्ती कहलाता है ना। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट? देखो, रिक्रूटमेंट हिंदी में क्या कहा है? भर्ती से आशय उस क्रिया से जिससे के द्वारा संगठन में रिक्त पदों पर काम करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों का पता लगाकर उन्हें आवेदन देने के लिए प्रोत्साहन करना है ना। इनवाइट करना पीपल्स को जॉब के लिए, इसे क्या बोलेंगे हम? रिक्रूटमेंट। तो सर बहुत बेसिक था, आ सकता भर्ती से क्या से, व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट, आपको समझाना है। तो पहला पॉइंट आपको ऊपर पैराग्राफ मिल गया है, पूरा पैराग्राफ पढ़ना बेटा, है ना, इसी को करना है। समझ गए? अब भर्ती के लिए कौन कौन से सोर्स को अपनाया गया है,
ना। रिक्रूटमेंट के सोर्स कौन कौन से होंगे, स्रोत कौन से होंगे? दो तरीके स्रोत होते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा मिलता है इंटरनल, हिंदी में कहा था आंतरिक भर्ती, और दूसरी होती है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, बाह्य भर्ती। आंतरिक है ना, जब बिजनेस के अंदर से ही स्टाफिंग की जाती है, इससे बोलते हैं आंतरिक भर्ती, इंटरनल रिक्रूटमेंट। ठीक है, कैसे कैसे हो सकती है? दो तरीके से होती है इंटरनल। ऑब्जेक्टिव में डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें से 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, है ना। 100% की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन 99% आपको पेपर में मिलेगा ही, है ना। आंतरिक भर्ती कितने प्रकार की होती है बताए ना, है ना। इंटरनल सोर्सेस दो तरीके की होती है। पहला क्या होगा? ट्रांसफर, स्थानांतरण, कि मेरी एक ब्रांच विजयनगर पे भी है, एक ब्रांच एलआईजी पे भी है ना। यहाँ पर एक पोस्ट खाली, तो मैंने क्या करा, यहाँ से ट्रांसफर करके बंदे को यहाँ पे पहुंचा दिया, है ना। तो इसे क्या बोलेंगे? इंटरनल, कि हमने कंपनी के अंदर से तो एक बंदे को दूसरे को पहुंचाया, तो ये क्या होगी? आंतरिक भर्ती होगी। दूसरा, या तो फिर क्या हुआ, ये पोस्ट खाली है, मैनेजर की पोस्ट खाली है, तो मैंने असिस्टेंट मैनेजर का ही प्रमोशन करके उसको मैनेजर बना दिया, तो वो पोस्ट भरा गई, है ना। तो दूसरा क्या होगा? प्रमोशन, हिंदी में स्थानांतरण, और दूसरा पदोन्नति, है ना। आंतरिक भर्ती के कितने स्रोत है? 2, है ना, स्थानांतरण और पदोन्नति। इंटरनल सोर्सेस कितने होंगे? 2, है ना, प्रमोशन एंड ट्रांसफर, कि आपने एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे मैनेजर को बुलाया है तो उसी कंपनी का। जैसे बैंक ऑफ इंडिया में एक एम्प्लॉय की पोस्टिंग दूसरी जगह पे चली गई, लेकिन वो गया तो बैंक ऑफ इंडिया में, तो आप क्या बोलेंगे? सर ये तो इंटरनल सोर्स है। या प्रमोशन कर दिया कोई, आप प्रमोशन, आज से आप मैनेजर, आप अकाउंटेंट, आप असिस्टेंट मैनेजर, तो क्या होना? पदोन्नति के मतलब इंटरनल सोर्स 2 है। एक्सटर्नल तो आप 1000 बताओगे। 1000 मतलब इसके बाहर से लोगों को बुलाना। बाहर से कितनी जगह से बुला सकते हैं? देखो, पहला सोर्स दे दिया इसने, एक्सटर्नल में पूर्व कर्मचारियों को बुलाना, एक्स एम्प्लॉय को कॉल करना है। बहुत अच्छा सोर्स होता है। कैसे होगा? देखो, पूर्व के कर्मचारी को बुलाना, मेरी कंपनी में आप काम करते थे, आपने 2 साल काम करा और आपने छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया है, अब मैं नए एम्प्लॉय को रखूंगा, तो इसको 3 महीने काम सिखाओ, है ना। 3 महीने काम सीखने के बाद उस काम को ये एक्सपर्ट होने में उसको कितने 3-4 महीने लग जाएंगे। 6-7 महीने तो मेरा यही चला गया। मतलब 3 महीने की तो सैलरी आपको ट्रेनिंग की अलग दी, है ना, और 3 महीने फिर आप तो उसको काम को करते करते और एक्सपर्ट बनोगे, तो 3 महीने तक तो आप काम हल्का फुल्का। और मैं पुराने कर्मचारी को वापस बुला लूंगा, क्योंकि अब तो ये कंपनी छोड़ के चली गई है बाहर के, अब मैंने आपको बुलाया, आप वापस जाओ, आपकी सैलरी बढ़ा दी, तो ये तो ऑलरेडी कंपनी को जानते हैं, 2 साल से काम कर रहे थे, अच्छी स्किल है इनके पास। तो पहला कि आप अपने पुराने कर्मचारी को बुला लो बाहर से, एक्स एम्प्लॉय को बुला लो। दूसरा क्या है ना, रिलेटिव्स को बुला लो, कर्मचारियों के सगे संबंधियों को बुला लो। आप 10 लोग हो, मैंने बोला कि यार यहाँ पर इस कंपनी में 5 लोगों की और जरूरत है काम के लिए, अगर आपका कोई दोस्त है, मित्र है, चाचा मामा भाई बहन, कोई भी हो रिश्ता, है ना, अगर किसी को जॉब की जरूरत है तो कल इंटरव्यू इतनी वजह से चलेगा, आप पहुंचा दो। मतलब आप क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉय के ही रिश्तेदारों को बुला के भर्ती कर सकते हो, क्योंकि आपके रिश्तेदार बाहर के बंदे, तो ये क्या, रिक्रूटमेंट बाहर का सोर्स है। हम कंपनी के अंदर नहीं, कंपनी के बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, चाहे वो पुराने एम्प्लॉयज को बुलाए या रिलेटिव्स को बुलाए। तो भर्ती के कोई क्वेश्चन 5 नंबर में आता, भर्ती के किन्हीं 5 स्रोतों को समझाना है। रिक्रूट एक्सप्लेन एनी 5 सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो बता सकते हो हमारी कंपनी के बाहर कौन है? एक्स एम्प्लॉय है, पुराने कर्मचारी है, उनके रिलेटिव से,
कर्मचारियों के। और कहां से बुला सकते हैं, देखो रोजगार कार्यालय द्वारा। इंग्लिश में रोजगार कार्यालय मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू। मिल गया सबको क्वेश्चन, देख तो रहो। रोजगार कार्यालय आता है, रोजगार पंजीयन करना किसी को ना? अगर फ्यूचर में आपके पास कोई जॉब वॉब नहीं है तो सरकार द्वारा रोजगार कार्यालय, वहां पे आप अपना पंजीयन करवा लो, रजिस्ट्रेशन कि मेरा नाम है, मैंने क्वालिफिकेशन हो गई इस कॉलेज से, ये परसेंट, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर दूसरी कंपनी को अगर एम्प्लॉयज की जरूरत है तो उनको यहां से भी नहीं मिल रहा है तो क्या जाएंगे, वो रोजगार कार्यालय द्वारा आपकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, है ना। रोजगार कार्यालय ने क्या करा, किसी कंपनी को डाटा दे दिया, अब वो कंपनी कॉलिंग करके आपको बुला लेगी, आप इंटरव्यू दे दोगे ना? तो ये रिक्रूटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, रोजगार कार्यालय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवा के भी भर्ती हो सकती है। फिर विज्ञापन द्वारा भर्ती सबसे ज्यादा प्रचलित सोर्स है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। विज्ञापन, कितने तरह के विज्ञापन आते हैं सर, मोबाइल पे तो आजकल बहुत आते हैं। बम्पर भर्ती है ना, रेलवे में इसमें विज्ञापन बहुत तरीके से, पेपर में भी विज्ञापन दे सकते हैं, कंप्यूटर पे दे सकते हैं, टीवी पे दे सकते हैं, रेडियो पे दे सकते हैं, मैगजीन्स में विज्ञापन दे सकते हैं। तो ये होगा विज्ञापन द्वारा भर्ती। विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट से बाहर का बंदा आएगा, है ना कि अंदर का। ऐसा तो नहीं कि अंदर ही कर्मचारी काम कर रहा हो वो देख के उसमें, है ना, तो अंदर से नहीं आएगा, बाहर से आएगा। विज्ञापन द्वारा भर्ती आप बता सकते हो एडवर्टाइजमेंट सोर्स से। और कौन सा सोर्स हो सकता है भर्ती है, कैंपस, 3 डेट देखी ना, कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब परिसर भर्ती। यार मुझे अच्छे क्वालिफाइड एम्प्लॉय चाहिए, अच्छे चाहिए, क्योंकि हमें पता है रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होगा, स्टाफिंग का मतलब कि हमें सही योग और अच्छा उम्मीदवार मिले। नहीं मिल रहा, इंटरव्यू देख लिया, पेपर में भी देख लिया, तो आप क्या करोगे, कॉलेजेस में जाओगे, जैसे है ना कि अगर आपको बेस्ट एम्प्लॉय चाहिए तो आप क्या करोगे, इंडिया के टॉप कॉलेजेस को चुनोगे। टॉप कॉलेज क्यों, क्योंकि वहां के स्टूडेंट टॉप कैटेगरी के मिलेंगे आपको। ऑल इंडिया रैंकर अगर आपकी कंपनी में आएगा तो कितना टैलेंटेड होगा वो, है ना। तो क्या होगा, कॉलेजेस में बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, हम कॉलेजेस से जाके वो रिक्रूटमेंट लेंगे ताकि हमें यंग और अच्छे हाईली क्वालिफाइड और अच्छे एम्प्लॉय मिल जाए। तो कॉलेज में भर्ती के लिए होती है। जैसे 3 डेट में अपन ने देखा था कि सर यहाँ पे कॉलेज में आ रही HR कंपनी है, ये रिक्रूटमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत सारे किसको प्रीफर करेंगे, कॉलेज को। ये आपको पता चल जाए कि हाँ सर हमें जॉब कहाँ कहाँ से मिल सकती है ना। अगर हम किसी कंपनी में पहले से काम कर रहे हैं तो एक्स एम्प्लॉय होंगे, हमें वापस बुला सकते हैं, अच्छा ऑफर देके। दूसरा, हमारे रिलेटिव्स हमें बता सकते हैं ना, बहुत सारे रहते हैं ना कि यार आप कहाँ पे काम करते हो, वहां पे जरूरत है तो बताओ ना, ये तो बहुत सारे बोलते हैं। फिर क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार में पंजीयन करके हमें जॉब मिल सकती है, भर्ती हो सकती है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन देख के भी कर सकते हैं। कैंपस इंटरव्यू, कि हमें कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए कि जहां से हमें इंटरव्यू मिल हो सके। जैसे मैंने कुछ कॉलेज बताया था, जैसे GSB ऐसा कॉलेज है जहाँ पे CBSE के बच्चों को ही प्रेफर किया जाता है। लेकिन कुछ तो ऐसे कॉलेज होंगे सर जहाँ पे क्या रिक्रूटमेंट के लिए कंपनियां खुद आती है, वो देखना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट, अगर आप HR मैनेजर होंगे तो आप भर्ती के ये सोर्सेस को प्रेफर करोगे। और कौन से सोर्स हो सकते हैं, संगठन श्रम द्वारा भर्ती, है ना। इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में बोलो पॉइंट, पॉइंट क्या इंग्लिश में, लेबर यूनियन, लेबर यूनियन। बेटा संगठन श्रम द्वारा भर्ती, वो सारे जाते हैं ना, बंगाली चौराहे पे आप देखते हैं लेबर उन खड़े रहते हैं 50, 100, 150, है ना, उनका कोई यूनियन लीडर होगा। अगर आपको लेबर की जरूरत है तो वहां पे जाके बोल सकते हो हमें 50 लेबर की जरूरत है, यहाँ का लीडर कौन है, वो आपको क्या करेगा, 50 लेबर प्रोवाइड कर देगा।
ये तो वो है कि जब आपको मजदूरों की भर्ती करनी है तो ये, लेकिन ऐसा नहीं कि अकाउंटेंट बैठे सब रोड पे आराम से कि चलो भर्ती चल रही है अकाउंटेंट की, मैनेजर फोन बैठे आराम से, सुबह चले गए चौराहे पे खड़े, वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर लेबर सोन की भर्ती मिलेगी आपको। और भी बहुत सारे सोर्स है, बोर्ड टांग दिया बाहर, क्या आवश्यकता है, जैसे बहुत सारे नॉर्मली टांग देते हैं। अब वो तो कर नहीं सकते, जैसे एक दुकान पे जरूरत है, क्या करेगा वो, एडवर्टाइजमेंट देगा क्या, एक्स एम्प्लॉइज को बुलाएगा क्या, बुला सकता है आपको, आपको बोल देंगे शॉप वाले कि भैया वापस आ जाओ, सैलरी बढ़ा देंगे, है ना, या रोजगार में पंजीयन भी नहीं करवा सकते। बहुत सारे ऐसे इश्यू आते हैं, तो इनमें से और कोई सा सोर्सेज देख सकते हैं, इसके अंदर दे दिए। अब इसके बाद क्या गया, एक मिनट, क्या फैक्ट्री गेट पे टांग दिया है कि आवश्यकता है ना, तो फैक्ट्री गेट पे लिख दिया है, उसके बाद ऐसी भर्तियां हो जाएगी। फैक्ट्री अधिकतर इसी की जरूरत करती है कि अगर किसी एम्प्लॉय की लेबर की जरूरत है तो बाहर लिख देंगे आवश्यकता है। स्कूल में नहीं लिखते हैं बाई की आवश्यकता है, टीचर्स की आवश्यकता है, तो गेट पे भी होर्डिंग्स डाल के एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। भर्ती करना है बस वहां पे। तो भर्ती का मतलब सर योग और उम्मीदवार व्यक्तियों को बुलाना, बस काम करने के इच्छुक व्यक्ति को बुलाना। इच्छुक मतलब जिसकी इच्छा है, ठीक है, उनको बुलाना है। तो बुलाने के दो सोर्स, इंटरनल रिक्रूटमेंट आंतरिक भर्ती दो तरीके से कर सकते हैं सर आप, ट्रांसफर करके, प्रमोशन करके, और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बाह्य भर्ती के ये सोर्सेस है। समझा सकते हो पांच? तो सर हम नॉर्मल इसको पढ़ भी लेंगे, हिंदी मीडियम तो सर हमें नॉर्मली पढ़ भी लेंगे तो लिख देंगे, ठीक। इसके बाद चयन, भर्ती आप आ तो गए कि चलो यहाँ पे जॉब है, रिक्रूटमेंट है, निकली भर्ती, आप सबने भर्ती। आपको पता है मैं दौड़ रेस करवा रहा हूं तो कुछ लंगड़े भी मिलेंगे, कुछ काणे भी मिलेंगे, कुछ अंधे भी मिलेंगे, तो उनको तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो दौड़ रेस के लिए एकदम परफेक्ट बंदा चाहिए। तो मुझे ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो योग हो और उम्मीदवार हो। अब मैंने निकाली अकाउंटेंट की भर्ती और ये आ गया इंजीनियर, है ना। किसी ने बीएससी कर लिया, किसी ने कर लिया, बोले सर मैं भी अकाउंटेंट हूँ। किसी नॉर्मली रहते कुछ बीई करने के बाद टेली सीख लिया और अकाउंटेंट के लिए आ गए। आता होगा उनको टेली अकाउंट, टेली सीखना एक अलग बात है, प्रोफेशनली अकाउंटिंग आना अलग बात है। आपने अकाउंट के बारे में डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि टेली में आपको जर्नल एंट्री आ गए तो बैलेंस शीट सेल्फ जनरेट कर लेगा, ट्रायल बैलेंस सेल्फ जनरेट कर देगा, लेजर खुद बना देगा। लेकिन आपने 11th या 12th अकाउंट अच्छे से करा तो आपको ट्रायल बैलेंस मैनुअली भी आता बनाना आती, समझ सकते हो, बैलेंस शीट भी आती। तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट और एक सीखा हुआ अकाउंटेंट दोनों में अंतर है। तो मुझे क्या चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, तो मैं अनप्रोफेशनल को हटाऊंगा, है ना। कुछ ऐसे अनपढ़ ही आ जाते हैं कि भैया हमने सुना बस यहाँ पे काम की जरूरत, हमें नहीं पता क्या काम की जरूरत, आके बैठ जाएंगे, मिल जाते ना, तो उनको भी हटाना पड़ेगा। तो भर्ती में क्या लोग आ तो गए, लेकिन अब दूसरी प्रोसेस आती चयन की, सिलेक्शन की। सबसे इंपॉर्टेंट आएगा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, सिलेक्शन। चयन क्या होता है, सही व्यक्तियों को चुनने की प्रक्रिया अगली होती है सिलेक्शन की। ठीक। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सिलेक्शन की, सबसे ज्यादा सर दुखाने का काम रहता है एचआर का, क्योंकि बुलाना आसान काम है लेकिन उनमें से सही व्यक्ति को भी तो चुनना है। कुछ बनने, कुछ है ना रटके ही आते हैं, बहुत अजीब अजीब नमूने आते हैं इंटरव्यू में। मैं गया था ना, मैंने देखा था कि आपसे क्या पूछा, मुझसे तो ये पूछा, तो फिर बाहर कि एक इंटरव्यू देके बाहर निकलेगा ना तो 10 को ज्ञान देगा, अरे ये सवाल पूछ रहे अंदर। अब वो सवाल पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा, मैं आया 1 घंटे में आता हूँ। किसी से उसका सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछ लिया तो वो क्या करेंगे, सर्च करेंगे यार इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट बता दे कैसे पढ़ना है, वो पढ़ेंगे। फिर आपको खड़े होकर जैसे बच्चा गाय का निबंध सुनाता ना बच्चे, माय नेम इज ये, आई एम स्टडी इन क्लास, इस तरीके से बताएंगे पूरा रट के। तो वैसा नहीं है, प्रोफेशनली क्या है वो चीजें हो जाता, क्वेश्चन बदल देते फिर वो, और क्वेश्चन कुछ और पूछ लिया और दिक्कत की बात जो भी वजह से लोग होते हैं। क्योंकि मेरा दोस्त है चंद्रपाल, आ गया उसका नाम वीडियो में, नहीं कह रहा था
अब उससे हॉबीज के बारे में पूछ लिया, तो बोलेंगे कि देख नॉर्मली क्या पूछते, सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछ लेंगे और हॉबीज के बारे में पूछ लेंगे। तो उसने 12th में माय हॉबी का ऐसे पढ़ा था, तो उसने माय हॉबी का ऐसे याद कर गया और उससे सही में वही पूछ लिया। तो उसने क्या बोला, इंट्रोडक्शन आई लाइक बुक वैसा बोला, तो एचआर को भी हंसी आ गई कि उसमें देखा ना इंट्रोडक्शन हेडिंग भी बोलना है, बोला माय हॉबी इंट्रोडक्शन। अच्छा करा उसने। फिर बोला तो एचआर ने बोला डू यू हैव प्रिपेयर दिस टॉपिक, अब उसको समझ में नहीं आया, उसने बोला ओ यार यस, एचआर ने बोला गेट आउट। और इंग्लिश मीडियम का होने के बाद भी ऐसा हो जाती, तो ऐसे रट के चले जाते हैं। तो बता रहा इंटरव्यू में आप कई बार, और कुछ एक्टर टाइप के भी आते हैं कि आप जज नहीं कर पाओगे कि टैलेंटेड है ना, कि वो रटा हुआ है फिर भी इतने प्रोफेशनली बोलते कि आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो ये रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन में बहुत सी ऐसी प्रोसेस प्रॉब्लम आती है। तो सिलेक्शन का मतलब देखो यहाँ पे क्या कहा उसने, सामान्यतः चयन भारतीय व्यक्तियों का साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू लेना कर्मचारियों की भर्ती से लगाया जाता है। भर्ती के पश्चात चयन की प्रक्रिया चालू होती है। रिक्रूटमेंट हो गए, लोग आ चुके, अब इसके बाद दूसरी प्रोसेस क्या होगी, सिलेक्शन की, है ना। चयन का सारा कार्यक्रम वैज्ञानिक नीति रीतियों से होता, पूरे साइंटिफिक अप्रोच से होता कि कैसे सिलेक्शन किया जाता, कैसे एक सही बंदे को चुना जाएगा। कर्मचारी का चयन वास्तव में एक निर्णय संबंधित प्रक्रिया है और इसे करते समय पर्याप्त सावधानी और कुशलता बरतनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी में एक एम्प्लॉय आ गया खराब तो आपका पूरा मैनेजमेंट खराब कर देगा, पूरा इम्बैलेंस कर देगा। एक अकाउंटेंट खराब आ गया, उसने एक हिसाब किताब की गड़बड़ी कर दी, है ना, हजारों लाखों का हेरफेर कर देगा। एक बेकार अनस्किल्ड एम्प्लॉय आ गया तो आपकी लाखों करोड़ों की मशीन भी खराब कर देगा ना। तो ये सिलेक्शन करते टाइम हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, तो साइंटिफिक अप्रोच को करना पड़ेगा। एग्जाम 5 नंबर में आता चयन की प्रक्रिया, सिलेक्शन की प्रोसेस। 5 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार आया है और आपको मिल सकता, मिल गया पेज नंबर 138 इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम पेज नंबर 164 164 पे। अब देखो सिलेक्शन के लिए क्या होगा, अपन प्रैक्टिकली इसका एक मतलब प्ले करते हैं। आप रिक्रूटमेंट है, आपको मैनेजर की पोस्ट के लिए आ गए, ठीक है, मैं एचआर मैनेजर हूं, तो हमें पता सर मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं, 3, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो पहले एक लेवल क्या करता है, टॉप लेवल वाला जो मालिक है वो ऐसा नहीं कि 500 लोगों का इंटरव्यू देते रहेगा, वैसे क्या करता है सिलेक्शन भी 3 डिपार्टमेंट में कर देते हैं, ए बी सी 3 डिपार्टमेंट में। सी को बोलते भैया कितने लोग हैं, बोला 500 लोग, मतलब 500 में से इंटरव्यू ले, हमें तो कितने लोगों की जरूरत है, 5 लोगों की जरूरत है। इसमें से छाट के कितने निकालो, कम से कम 50 एम्प्लॉइज को निकालो। तो 50 एम्प्लॉइज 500 में से 50 सिलेक्ट होंगे और 50 को ऊपर ले आएंगे, और 50 में से फिर क्या बोलेंगे कि भैया आप 10 को ऊपर भेजो, तो 50 में से भी 40 को रिजेक्ट करेंगे, 10 ऊपर जाएंगे, और 10 में से भी ये 5 सिलेक्ट होंगे। इस तरीके से होता है। तो सबसे लोअर लेवल क्या करेगा, देखो पहले सबसे पहले क्या करेगा, आवेदन पत्रों की प्राप्ति, रिसीव्ड करेंगे एप्लीकेशन, है ना। क्या बोलेंगे, चलो आप सब अपने रिज्यूम दे दो, यही होगा जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपके रिज्यूम से लेंगे, बायोडाटा से ले लिया आपका रिज्यूम। तो सबसे पहले आगे आवेदन पत्रों की प्राप्ति होगी, रिसीव हुई एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन की क्या होगी, स्क्रूनिटी होगी, और एप्लीकेशन छाटेंगे कि मैंने तो मैनेजर्स की भर्ती निकाली थी, भैया 10वीं पास है तो कहां से आ गया, निकालेंगे मैनेजर 10वीं में, ठीक है, या 8वीं पास है, कोई दूसरी फील्ड का आ गया, किसने एमबीए किया नहीं, अदर फील्ड का है। तो अब इन एप्लीकेशन में से मैं छाटूंगा कि मैंने मैनेजर की जरूरत मांगी थी, कौन कौन है जिन्होंने मैनेजमेंट का प्रोफेशनल कोर्स करा। पता चले 500 में से 250 लोगों ने ही मैनेजमेंट किया है, तो 250 तो हट गए यहीं पे ना, क्योंकि मैंने जो चीज मांगी थी, अकाउंटेंट मांगा था, अकाउंटेंट ही मिले। 500 लोग आ जाएंगे आपको कि नॉन प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड नहीं, फिर भी आ जाएंगे। तो आपने क्या करा, स्क्रूटिनी करा, छाटा है, एप्लीकेशन की छटनी करेंगे, ठीक है। फिर तीसरे पे क्या करा है ना, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लिया, प्राथमिक साक्षात्कार लिया। सबसे पहला इंटरव्यू लेगा सी वाला,
किस तरह सर 250 का आ गया, 250 में से छाटे, प्राथमिक इंटरव्यू लिया है ना, पहले इंटरव्यू में पास हो गया, कुछ लोग पास हुए, फिर वो कहां पर गए, सेकंड में। देखो 250 में से कितने निकले, 50 निकले, फिर वो कहां पे गए, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के नाम से दूसरा इंटरव्यू होगा है ना, उसकी कर्मचारी का परीक्षण किया जाएगा। पहला इंटरव्यू तो बहुत बेसिक लेवल पे होगा, आपसे नॉर्मली आपका इंट्रोडक्शन पूछे जाएंगे, आपकी स्किल्स चेक की जाएगी, थोड़ा बहुत आपका एक्सपीरियंस चेक किया जाएगा। इसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। देखो चार्ट बना, उसमें चार्ट के हिसाब से बता रहा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण ना, इंटरव्यू टेस्ट ले लिया, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कि भैया ये मेरी कंपनी के हिसाब से बेस्ट है कि नहीं, जैसे सेल्स मैनेजर है तो पहले इंटरव्यू में आपका इंट्रोडक्शन पूछ लिया, आपका एक्सपीरियंस पूछ लिया। अब दूसरे इंटरव्यू में बोलेंगे आपको बॉटल इसको सेल करके बताओ, मतलब ये आपकी क्या देते हैं, एम्प्लॉयमेंट का टेस्ट। आप अकाउंटेंट है, चलो जनरल एंट्रीज बताओ, थंब रूल्स बताओ, ट्रायल बैलेंस को टैली करके बताओ, ये आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है, ठीक है। आप एचआर हो तो आप बोलोगे इसको एम्प्लॉय, मतलब हमें इस पोस्ट के लिए जॉब है, तो आप सोर्स से पूछ लेंगे कि आप कहां से जॉब के लिए एम्प्लॉय ढूंढ पाओगे, है ना। ये अलग अलग आपकी स्किल टेस्ट की जाएगी कि आप कितने माहिर हो, है ना। लाइक अगर कोई कार चलाने के लिए गया कि सर ड्राइवर है, तो ड्राइवर के लिए आप टेस्ट तो देखोगे कि भैया कार चलाना आती कि नहीं आती, नहीं तो ठोक दो अगले दिन ही, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में भी सक्सेस हुआ कुछ कितने होंगे, इसमें से 10 होंगे कि चलो ये अच्छे 10 की मैनेजर बनने लायक है, इनको अपॉइंट कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, फाइनल इंटरव्यू है ना, कि 10 में से सबसे ऊपर गया फाइनल इंटरव्यू, 10 में सब क्या पूछा जाएगा, उसको पता है कि इन दोनों ने पहले ही अच्छे से निचोड़ लिया होगा इनको कि ये सक्षम है, ये बन सकते हैं। फाइनल इंटरव्यू में क्या डिस्कशन होगा, सैलरी का, और थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ और पूछ सकता हूँ, क्योंकि एक मालिक क्या चाहेगा कि उसको कम सैलरी में अच्छा एम्प्लॉय मिल जाए। तो हम 10 में से कौन 5 है जो और कैपेबल है और जो कम सैलरी में मान सकते हैं, उनको सिलेक्ट कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है ज्यादा सैलरी में भी सिलेक्ट कर लेते हैं, उनके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी और दिखते हैं। अदरवाइज मोस्टली तो ये होता है कि भैया कम सैलरी कौन मांग रहा है, सिलेक्ट हो गया 5, आप सिलेक्ट हो गए, समझे। सबसे पहले क्या करा सर, हमने एप्लीकेशन रिसीव करी, फिर उसको छाटा, फिर पहला इंटरव्यू लिया, फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लिया, फिर इसका अंतिम इंटरव्यू लिया, फाइनल इंटरव्यू। अब ये 5 सिलेक्ट होने के बाद इनको अपॉइंट कर दूंगा क्या, जॉब कल से बुला लूंगा जॉब पे, नहीं। इसके बाद कुछ और चीज होगी, क्या होगा, स्वास्थ्य परीक्षण, मेडिकल एग्जामिनेशन। कहीं कोरोना तो नहीं है कि कल आए और सबको और छुट्टी पे पहुंचा दे, हो जाएगा। कहीं टीवी तो नहीं, कहीं और बीमारी तो नहीं, उसको बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं बेरा तो नहीं, चिल्ला रहा हूँ सुन ही नहीं रहा, वो निकल जाते, कुछ धुंधला तो नहीं दिखता, ऐसे मेडिकल उसका एग्जामिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई बड़ी अच्छी प्रोफेशनल कंपनी होगी ना, तो एग्जामिन जरूर करेगी वो, क्योंकि पता चल जाता है कि हुए कुछ ऐसे कि एक ऐसा एम्प्लॉय आ गया था कि अच्छा स्किल था, लेकिन उसको टीवी थी, उसको सिखाया 1-1.5 साल तक अच्छा, 1.5 साल बाद उसकी डेथ हो गई। तो अब वो, क्योंकि अचानक एम्प्लॉय की डेथ हो जाना, तो फिर कंपनी को हर्जाना भी तो देना पड़ता, पता चला 1 साल तो हुआ, इसकी फैमिली को हर्जाना कौन देगा ना, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या कराया जाता है, इसका मेडिकल टेस्ट होगा, है ना, मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा उसका, क्या है व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है, इसको रख लेना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय अच्छा है लेकिन स्वस्थ भी तो होना चाहिए उसका। फिर इसके बाद क्या होगा, रेफरेंस चेकिंग, स्वस्थ तो है लेकिन कहीं ना कहीं रेफरेंस चेक कराया जाता है कि आप किसके रेफरेंस से आए हो, जरूरी कहीं फ्रॉड बंदा तो नहीं है, कोई ठग तो नहीं है, कोई क्रिमिनल तो नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल है, मेडिकल फिट है, वो नॉलेज भी है, सब कुछ है ना। वेरिफिकेशन करवाया जाता है कि क्रॉस आप किसके रेफरेंस से आए, जान पहचान वाले को ही प्रिफर किया जाता है ना। और नहीं है, जान पहचान वाला नहीं है, तो फिर क्या मांगा जाता है, डॉक्यूमेंट। आप अपने थाने से जाओ और अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के लाओ। जैसे आपकी पोस्टिंग कहीं और हुई है, आप कहाँ के रहने वाले, 78, कौन सा थाना लग रहा है, लसोड़िया थाना, तो आपसे क्या बोलेंगे, लसोड़िया थाने पे जाओ और आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के लाओ, है ना, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे थाने से। अब थाने वाला कैसा बनाएगा, क्या
थाने पे सब रिकॉर्ड रहेगा ना कि आपके नाम पे कोई केस तो नहीं, कोई क्राइम तो नहीं किया है ना, कोई मारपीट में दंगे में किसी में नाम तो नहीं आया। अगर होगा तो आपकी कंप्लेंट होगी ना वहां पे, आपका नाम 2 मिनट पुलिस में डालेगा, वो देख लेगा कि कंप्लेंट में, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में तुरंत बता देगा कि भैया ये बंदा यहाँ पर इसने इतने क्राइम करे हुए हैं इससे, है ना। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका सामने आ गया तो ऐसे ही पता चल गया कि आपके क्या है, या कोई क्राइम नहीं, कुछ केस नहीं है, सीधी बात आपका सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा। ये चीजें आपको प्रैक्टिकली काम में आएगी कि खाली सब पढ़ रहे कोर्स खत्म कर रहे हैं, आना ना ये चीजें काम में। तो क्या होगा आपका, है ना, रेफरेंस चेकिंग किया जाएगा। रेफरेंस चेकिंग में क्या है, अगर कोई पहचान का मिल गया उस कंपनी के ने सर अच्छा एम्प्लॉय है, मेहनती काम करने वाला, तो ऐसे हो जाएगा। अदरवाइज आपका रेफरेंस चेकिंग में फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसलिए अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है तो कुछ ऐसे काम नहीं करना है कि हमारा नाम पहले छप जाए, तो वो नाम। रेफरेंस चेकिंग के बाद चलो ठीक है सर, सब फाइनल ठीक है, फाइनल इंटरव्यू में पास हो गया, मेडिकल भी ठीक है, रेफरेंस चेकिंग भी करवा लिया, अब उसको क्या मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट लेटर। हिंदी मीडियम में कुछ अलग लिखा है नहीं, हो गया। नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा, मिल गया। उधर चार्ट देखो क्या निकाला आपने, कहा दिया। अच्छा इसी में देख रहे हो क्या? हाँ। ठीक है, मेरे को लगा ये चार्ट है ना, ठीक मिल गया। नियुक्ति पत्र आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा कि आप सिलेक्ट हो गए, ये है आपकी ज्वाइनिंग लेटर, आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर ज्वाइनिंग के बाद क्या रहेगा, ट्रेनिंग, है ना। बिना ट्रेनिंग के कैसे चालू हो जाएगा, तो आपको पता आप स्किल्ड हो उसमें, लेकिन कोई बताने वाला तो, ट्रेनिंग तो मिलेगी आपको 2-3 महीने की। फिर आपकी चलेंगी ट्रेनिंग। जैसे नॉर्मली किसी कंपनी में ट्रेनिंग भी 2 जगह पे होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग और ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब कार्य पे ही आपको प्रशिक्षण मिल जाएगा। बहुत सारी कंपनी ऐसी है कि एम्प्लॉय के भैया आ जाओ ना, काम पे ही सीखते जाओ, काम देखते जाएंगे सीखते जाएंगे, वो हो जाएगा काम पे ही ट्रेनिंग। और कुछ ऐसे रहते हैं जिसको काम से बाहर ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे आपका बैंक में सिलेक्शन हो गया तो कैशियर ये नहीं बोलेगा आजा 5 मिनट में कैसे गिन रहा हूँ नोट, कैसे एंट्री कर रहा हूँ, अभी कल से तू बैठ जाना। तो ये तो ऑन जॉब ट्रेनिंग हो नहीं सकती है। उसके लिए फिर क्या होगा, बैंक के अलग से ट्रेनिंग सेंटर्स बने रहेंगे वहां पे। तो आर्मी में ट्रेनिंग हो गया, सामने वाला बंदूक चला रहा, देख मैं कैसे मार रहा हूँ, तू भी देख, ये इसको उड़ाया उसको उड़ाया, कल से तू भी चलाना है इधर। ये तो ऑन जॉब तो हो ही नहीं सकती है ट्रेनिंग। तो कुछ ट्रेनिंग ऐसी कि जो ऑन जॉब देना है पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या रहेगा, अलग से ट्रेनिंग सेंटर रहेगा। तो ये आता कार्य पर प्रशिक्षण और कार्य के बाहर प्रशिक्षण, ऑन जॉब ट्रेनिंग और ऑफ जॉब ट्रेनिंग। फिर ट्रेनिंग हो जाने के बाद आपको क्या कि भैया फाइनली ट्रेनिंग हो गई, जैसे बैंक से आपकी ट्रेनिंग हो गई, फिर आपको पोस्टिंग दी जाती है ना, कि आपको ये बैंक मिली, इस पोस्टिंग पे मिली, कल से आपको ज्वाइन करना है ना। वैसे आर्मी की भी, आपकी पुलिस की भी ट्रेनिंग होने का फिर आपको क्या होगा, पोस्टिंग मिलेगी कि आपके एमपी में, यूपी में, यहाँ पे पोस्टिंग से इस जगह पर। तो यहाँ पर क्या होगी, आपकी फिर पोस्टिंग होगी। ये हुआ नियुक्ति पर कार्य का आवंटन। आवंटन का, अलॉटमेंट का मतलब है आपको काम सौंपना। फिर जो आपने करने लगे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, ट्रेनिंग हो गई कंप्लीट, डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद फिर अगला क्या होगा, प्रमोशन। यहाँ पे पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत आता है, सिलेक्शन की प्रोसेस, चयन की प्रक्रिया समझाइए 5 नंबर में। अभी से कह रहा हूं 2 क्वेश्चन मिलेंगे, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में डिफरेंस है ना, चयन और भर्ती में अंतर, या इसकी प्रोसेस, चयन की प्रक्रिया। एक्चुअली यही काम की आती है, जब आप जॉब लेने जाओगे तो भी ये प्रोसेस निकालनी पड़ेगी, और जब फ्यूचर में आप एचआर बन जाओगे या इंटरव्यू लेने के लिए ऐसा मैनेजर बन जाओगे, तब भी आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा ना। तो ये प्रैक्टिकली आपको फ्यूचर में बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है, आप तो क्योंकि 12th पास आउट होने वाले है ना, 2-3 साल बाद तो दोगे जॉब में। और अगर ऐसा लग रहा है तो 12th के बाद भी कहीं ना कहीं जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए अपने आप को आजमाते रहो। मैं भी ऐसे कॉलेज से भंवर कोर्स हम वापस आते थे ना, भंवर कोर्स पे हमारा कॉलेज था, तो भंवर कोर्स हम जैसे यहाँ तक आते थे तो पेपर में देख लेते कहाँ इंटरव्यू चल रहे हैं, कौन सा एक रिज्यूम, और करीबन मैंने 50 कॉपी करवा रखी थी। क्यों बाहर से घूमते फिरते आते थे, यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, दे दिया
रिज्यूम वहां पे इंटरव्यू देके आ गए, यहाँ पे देके आ गए, यहाँ पर। तो इससे क्या हुआ, आपको एक्सपीरियंस हो जाता था कि आप क्या क्या पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे, क्या चीजें रहेगी। नए लोगों से मिलना रहता था, 10 लोगों से ग्रुप बना लेते थे वहीं पे कि इंटरव्यू देने गए, वहां पे 50 लोग बैठे, 50 में से 8-10 लोगों से नंबर एक्सचेंज कर लिया, भैया कहीं इंटरव्यू और चल रहा तो बताना, कहीं और चल रहा तो बताना। तो ग्रुप बना लिया, फिर उसको सेंड कर दिया कि यहाँ इंटरव्यू चल रहा है। तो इससे क्या आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑफर लेटर मिल गए कि यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, यहाँ पे ज्वाइनिंग कहीं नहीं करते थे हम, सिलेक्ट हो गए बस ले लेके रख लिया, शौक था कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर। तो फिर कंपनी ने ऐसा कर दिया कि यार इनको तो ज्वाइनिंग का अपॉइंटमेंट लेटर दे देते, ज्वाइन नहीं करते। फिर अब इंदौर में सभी कंपनियों ने क्या करा कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप ज्वाइन करो, 15 दिन बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, महीने भर बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। हो जाएगा प्रोसेस का, पूरा नहीं करना, इसको शॉर्ट कर लेना थोड़ा बहुत, जहां तक लग रहा कि ये पॉइंट कंप्लीट हो गया वहां तक करना। पूरे इसमें 10 पॉइंट है, आप क्या करो 1 से लेकर 8 तक बताना पड़ेगा बेटा। फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट लेटर, कितना टाइम हो गया? अब आया चयन और भर्ती में अंतर, रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट में डिफरेंस। क्योंकि इस चैप्टर में से टोटल आपको आता 9 नंबर का, ध्यान दो, 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन में इन दोनों में से एक मिलेगा आपको, है ना? डिफरेंस मिलेगा या प्रोसेस मिलेगी। तो सर 5 नंबर तो हमारे यहाँ पर हो गए, अब बचे 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव कब आएगा? जब हम चैप्टर समझ लेंगे, रखेंगे नहीं, चैप्टर समझ लेंगे तो। भर्ती और चयन, एंड सिलेक्शन। सबसे पहले क्या होती है भर्ती, मतलब स्टार्टिंग में, है ना, फर्स्ट ये होती है और लास्ट में इसको लिया जाता है। मतलब यह नियुक्तिकरण का प्रथम चरण है, स्टाफिंग का की फर्स्ट प्रोसेस है, ठीक है। सिलेक्शन स्टाफिंग की लास्ट प्रोसेस है ना। दूसरा, इसमें कैंडिडेट्स कितने होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, लार्ज लेवल पे कैंडिडेट होते हैं। यहाँ पर भर्ती के समय उम्मीदवार बहुत ज्यादा होते हैं, आप सब आए, इसमें कितने हो जाते हैं? लिमिटेड बच जाते हैं, कुछ ही बचते हैं। ये कैसी एक सकारात्मक प्रक्रिया, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब अंधे मेरे गाने समझ आओ इसमें, ठीक है। इसमें हम छाटते हैं, है ना, इसमें सब में हाँ हाँ बोला जाता है, इसके अंदर ना ना ज्यादा बोला जाता है, इसलिए इसको एक नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है, नकारात्मक। ऑब्जेक्टिव में आता सिलेक्शन कैसी प्रोसेस है? एक नेगेटिव है ना। इसमें हाँ कम को बोला जाता है, ना ज्यादा को बोला जाता है, क्योंकि 50 में से आपको 5 को ही चुनना है, मतलब 45 को ना कहना है ना? तो एक नेगेटिव प्रोसेस है। इसके बाद हम इसमें क्या बता सकते हैं? ये देखो, इसमें इंग्लिश मीडियम में बता रहा हूं। मीनिंग रिक्रूटमेंट भर्ती का, इट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कैंडिडेट ऑफ वेकेंट पोस्ट एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर सेम। इसका भर्ती का उद्देश्य क्या है कि खाली जगह पे लोगों को बुलाने के लिए, है ना, रिक्त स्थानों पे। और सिलेक्शन में क्या है ना, सही बंदे को सही पोस्ट लगाने के लिए होता है।
ऑर्डर सीक्वेंस रिक्रूटमेंट भर्ती क्या है, पहले सिलेक्शन के और सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के बाद होती है, भर्ती के बाद होती है, बाद की प्रक्रिया। पर्पस है ना, इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना है, उसमें सही लोगों को चुनना है। इंटरव्यू इसमें नहीं दे रहा था, अरे पॉइंट आगे पीछे इसमें और कुछ नहीं, इसमें नहीं दे रखा इंटरव्यू है ना, इसमें हिंदी मीडियम में दे रखा 4th नंबर में। रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू होंगे क्या, नहीं, इसके अंदर तो सबसे एप्लीकेशन ली जाती है, इसके अंदर इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है। इसके अंदर साक्षात्कार नहीं होता, इसके अंदर साक्षात्कार होगा। और क्या कर सकते हैं, स्कोप, इसका स्कोप कहां तक है, एरिया लिमिटेड है, लेकिन इसका एरिया बहुत बड़ा है, सिलेक्शन का लार्ज है इसका स्कोप। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, इसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाई जाती है, फिर सिलेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट सर्विस साइन करवाई जाती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर आपको बॉन्ड साइन करवाया जाता है ना? इसके अंदर सब पॉइंट्स अलग अलग है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में समस्या इसलिए आती है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो ऐसा मुझे एम्प्लॉय नहीं चाहिए कि 4 महीने काम करो छोड़ दे, कि 3 महीने तो ट्रेनिंग करवाई, 1 महीना काम करा और आजा भैया नहीं जम रहा है, जा रहा हूँ। इंदौरी उन्हें ज्यादा बोलते हैं, काम छोड़ना कि भैया नहीं जम रहा जा रहा हूँ, वहां पे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, वो नहीं है। क्या होता है कि एक एम्प्लॉयर का बहुत नुकसान हो जाता है कि जब कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, उनका एक तरीके से बेच छूट जाता है। यार इसको 3 महीने तो हमने पहले सिखाया था, पूरा ट्रेन कर दिया, पूरा सब आ गया है, अभी 4थे महीने से छोड़ के जा रहा है। अब नया एम्प्लॉय आएगा, फिर उसको 3 महीने ट्रेनिंग दो, तो आपसे बॉन्ड साइनिंग कराई जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है कि भैया आप बिना 30 मतलब बिना विदाउट नोटिस आप इस फर्म को छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप फर्म को छोड़ के जाओगे तो आपके ऊपर लीगली एक्शन लिया जा सकता है, या कंपनी को आपके पीछे जो नुकसान हुआ वो नुकसान आपको भरना पड़ेगा। इसलिए आप जब छोड़ोगे ना, तो आपको 30 दिन के पहले एक नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, 1 महीने का ना नोटिस पीरियड देना पड़ता है आपको, पूरा सेटलमेंट करना पड़ेगा, एक नए एम्प्लॉइज को लाना पड़ेगा आपकी जगह पर, है ना, फिर उसको सब काम सिखाना पड़ेगा, तब जाके आप छोड़ सकते हो। इसलिए प्रोफेशनल जगह पे ये होगा कि विदाउट नोटिस पीरियड अगर आप छोड़ के चले गए, कब तो जाना ही नहीं, मोबाइल बंद कर लिया, ये कर लिया, वो केस कर देंगे आपके ऊपर, समस्या हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी कंपनी में बॉन्ड साइनिंग आसानी से मत करा करो जब तक आपको कंपनी समझ में नहीं आ रही। होता है कुछ कंपनी ऐसी कि प्रेशर जबरदस्ती का दे दिया आपको, है ना, टाइमिंग ज्यादा ले लिया, जितना टाइम था उससे ज्यादा क्या काम आपसे ले रहे, या जम नहीं रहा, वहां पे 2-4 लोगों से आपकी जम नहीं रही, हर आए दिन आपकी बहस हो रही है, नहीं जम पाता, और वो सारे फंस भी जाते कि हमने तो बॉन्ड साइन कर दिया, अब क्या करें, गुलाम बन जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है ना। सोल्यूशन है मेरे पास बहुत से ऐसे कि कई बार ऐसी जगह पे फंस जाओ तो मेरे पास आ जाना, मैं आपके आधे घंटे में सोल्यूशन करवा दूंगा। अभी नहीं बता सकते वीडियो में। ये 2 क्वेश्चन कर लो पहले इसके ना, कल बाकी के इसके आगे कुछ और बाकी है तो वो अपन देख लेंगे। ये किसकी मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम आपकी क्या, ये इंग्लिश मीडियम, अरे गलत